हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। जैसा कि आपको पता है कि हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं और उसके बाद 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज कौन सा दिन है? तो आज है 22 ऑफ द जुलाई, यानी कि 22 जुलाई। जैसा कि आपको पता है कि हम जब भी कोई डे पढ़ते हैं तो उसका हमारा हिस्टोरिकल इवेंट क्या हुआ था, कहाँ वो हमारी हिस्ट्री में टच कर रहा है, कहाँ पे लिंक कर रहा है, वो हमें पढ़ना होता है और वही एग्जाम में पूछ भी लेता है। तो आज के दिन ऐसा क्या हुआ था जो हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो आप सभी ने देखा होगा कि एक आजाद भारत का सपना है ना, हमारे उस समय के क्रांतिकारियों ने देखा होगा। और हमारा आजाद भारत, इंडिपेंडेंट इंडिया बन कब गया था? 15 ऑफ द अगस्त 1947। और जब 1947 में हम इंडिपेंडेंट हुए 15 अगस्त को, अभी 15 अगस्त भी आने वाला है, तो उससे जस्ट महीने भर पहले या 15-20 दिन पहले हमने क्या किया था, हमारा नेशनल फ्लैग जो था ना उसको डिजाइन कर लिया था। और नेशनल फ्लैग जो है हमारा, जिसको आप क्या कहते हो, तिरंगा। तो ये जो तिरंगा है बेसिकली आपसे पूछेगा, देखो इसको अडॉप्ट कब किया गया? तो इसको अडॉप्ट किया गया था 22 ऑफ द जुलाई 1947। तो मैं ये कह सकता हूं कि आज कौन सा दिन है? तो आज हमारा नेशनल फ्लैग डे है। और कोई ऐसा होगा इस कह सकता हूं कि हमारे इंडिया में जो इस नेशनल फ्लैग को या तिरंगे को प्यार ना करता हो, है ना। अब एक बात समझना कि इस नेशनल फ्लैग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता है। जैसे पूछेगा कि इसका जो लेंथ और जो इसकी ब्रेड्थ होती है उसका रेशियो क्या होता है। तो याद रखना, इसको रेशियो होता है 3:2। ठीक है, हमें हमारे नेशनल फ्लैग की, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें साइंटिफिक टेम्परामेंट को प्रमोट करना चाहिए, हमें देश के डेवलपमेंट की बातें करनी चाहिए। तो बेसिकली ये किस में आता है? हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज में भी आता है। आर्टिकल 51 का ए पार्ट जो हमने रशियन कॉन्स्टिट्यूशन या रसिया से ले रखे हैं। ठीक है, तो आज कौन सा दिन है? तो अगर हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस देखा जाए तो आज कौन सा दिन है? तो आज हमारा नेशनल फ्लैग डे। मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है आज के लिए घर से कि हु डिजाइंड द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। प्लीज इसका आंसर आप दें कि हु डिजाइंड द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। ठीक है, किस रेशियो में होता है? 3:2। ठीक है, उसके बाद जो नेशनल फ्लैग है आपसे पूछेगा कि इसके साथ साथ जैसे हम बात कर लेते हैं नेशनल एंथम, ये सब कब अडॉप्ट किए गए थे? तो याद रखना 24 ऑफ द जैन 1950, जिस दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की लास्ट मीटिंग बैठी थी उस दिन हमने क्या किया था, हमारा जो जन गण और मन अधिनायक जो हमारा नेशनल एंथम है उसको क्या कर लिया था? अडॉप्ट कर लिया था। और उसी दिन हमने क्या किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको हमने क्या कर लिया था, सबने अपनी अपनी, मैं कह सकता हूं कि एग्री कर गए थे और इनको क्या बना दिया गया था? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और आप लोग मुझे कमेंट करके ये आंसर और दें कि भारत के आज तक कितने प्रेसिडेंट ऐसे हुए हैं जिनको बिना किसी अपोज के प्रेसिडेंट इलेक्ट या चुना गया है। ठीक है, आज के लिए आपके ये दो क्वेश्चन है, तो इसको याद रखना। बस बढ़ते हैं हमारे न्यूज की तरफ। आज की जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है, देखो, इन अनदर साइबर स्कैम 77-year-old वुमेन चीटेड ऑफ 1.2 करोड़ इन द बेंगलुरु। अब देखो, जो बेंगलोर है ना उसमें एक लेडीज है, 70 साल की बूढ़ी औरत, उससे लगभग 1.2 यानी कि लगभग 1.25 करोड़ रुपए लूट लिए गए। किससे? साइबर स्कैम से। आपने देखा होगा कि बहुत बार आपके मोबाइल के ऊपर एक मैसेज आता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर अकाउंट हैज बीन credited with this amount. To get the money in your bank account please click on the below link। और जैसे आप क्लिक करते हो, आपके मोबाइल के अंदर अगर वो वायरस आ जाता है, वो हैक कर लेते हैं, तो पूरा का पूरा मोबाइल का डाटा उनके पास चला जाता है, इवन आपकी बैंक डिटेल्स सब कुछ, और आपका सारा जो आपकी प्राइवेसी है सब खत्म हो जाती है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हमारी सरकार बहुत सारे इनिशिएटिव भी चलाती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये चांसेस बनते हैं कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि आपने एक जमातारा सीरीज भी देखी होगी, पूरा इसी के ऊपर थी, वो जमतारा। ठीक है, अब एक समझना, सबसे पहले अच्छा एक इवेंट देखो इसका, 2019 में हैकर्स ने क्या किया था, कुंडनकुलम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है आपका तमिलनाडु, उसी को क्या कर लिया था? हैक कर लिया था। अब सोचो ये जो साइबर स्कैम है कैसे हो रहा है? तो आपने एक नाम सुना होगा, डार्क वेब, है ना। उसके ऊपर ये सारी चीजें चलती हैं, जिसमें कह सकता हूं कि इलीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। ठीक है, ये जितने भी कंटेंट होते हैं जो इलीगल है वो सारे वहीं पे चलते हैं। लेकिन आज के समय में ये इतनी ज्यादा प्रॉब्लम बन चुकी है
कि हर तीसरे चौथे आदमी के साथ ये स्कैम हो जाता है, तो हमें उससे प्रिवेंट या उससे बचना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं तुमसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो देखो हमने क्या किया था, एक साइबर स्वच्छता केंद्र, ठीक है, बोटनेट क्लीनिंग एंड द मालवेयर एनालिसिस सेंटर बनाया था कब, 2017 में, टू क्रिएट ए सिक्योर साइबर स्पेस बाय डिटेक्टिंग बोटनेट इन्फेक्शंस इन इंडिया एंड द नोटिफाइंग इनेबलिंग क्लीनिंग एंड सिक्योरिंग सिस्टम्स ऑफ द एंड यूजर्स टू प्रिवेंट फर्दर इन्फेक्शंस। और अगर मैं बात करूं तो देखो जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कि इस साइबर स्कैम में, आजकल साइबर स्कैम के साथ साथ एआई भी बहुत यूज हो रहा है, इसका भी वो लोग यूज कर लेते हैं। जैसे मेरी आवाज में तुम्हें फोन कर दिया और मांग लिया कि मुझे पैसे चाहिए, आपने पैसे ट्रांसफर कर दिए, ठीक है, जो भी ओटीपी मांग लिया आपसे, ठीक है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात बताओ कि अगर मैं नेट यूज करता हूं, अगर मैं इंटरनेट यूज करता हूं, तो जाहिर सी बात है कि कोई बेचारा पढ़ा लिखा इंसान नहीं है, वो तो तुरंत क्लिक कर देगा कि यार मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए आ गए, 2 करोड़ रुपए आ गए, और जैसे उसने क्लिक किया उसका तो मोबाइल सारा का सारा डाटा वाइप आउट हो जाना है। तो याद रखना, राइट टू यूज इंटरनेट ये आपका क्या है, फंडामेंटल राइट, आपके आर्टिकल 21 में भी आता है और आपके आर्टिकल 19 में भी आता है, ध्यान रखना, राइट टू यूज इंटरनेट। लेकिन उसमें कैसे यूज करना है उसके लिए आपको सावधानी बरतनी होगी। तो 2-4 बातें जस्ट याद रखना, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये इतने सारे स्कैम होते रहते हैं, हम इनके बारे में बार बार पढ़ते भी रहते हैं, ठीक है। एआई हम पढ़ चुके हैं काफी बार, तो हम थोड़ा सा आगे नेक्स्ट जो हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज है उसके ऊपर मूव कर जाते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, इंसान की कमाई, मेहनत की कमाई होती है, अगर वो जिंदगी भर ईमानदारी से कमाए तो लास्ट में 70-80 साल पे जाके 1-2 करोड़ रुपए जोड़ पाएगा, और वो कोई आकर एक झटके में उसके अकाउंट से उड़ा ले जाए, तो सोचो उस आदमी के साथ क्या होगा जिसने जिंदगी भर अपने आप को जैसे तैसे करके इतना पैसा इकट्ठा किया हो। तो ये सारी चीजें हमें डेली लाइफ के अंदर भी ध्यान देनी चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज, कौन सी आज की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज, जो आपके अमेरिका के प्रेसिडेंट यूएस से जो बाइडन, इन्होंने क्या कर दिया, जो आपकी प्रेसिडेंट की जो रेस थी उससे क्या कर दिया, ड्रॉप आउट, यानी कि उन्होंने नाम पीछे ले लिया, और उनकी जगह कौन है अब, कमला हैरिस। अब एक बात समझना कि अगर मैं इलेक्शन की बात करूं तो देखो दो बातें यहां पे, मैं पहले इंडिया और यूएस से दोनों को कंपेयर कर लेता हूं, ठीक है। अगर मैं कहता हूं इंडिया में इलेक्शन होता है किसका, प्रेसिडेंट, मैंने कहा यहां भी प्रेसिडेंट है, ठीक है, और यहां भी प्रेसिडेंट है, ठीक है। लेकिन देखो डिफरेंस क्या है समझना, यहां पर जो प्रेसिडेंट होता है ना वो सिर्फ क्या होता है, हेड ऑफ स्टेट, और यहां पे जो प्रेसिडेंट होता है ना वो होता है आपका हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट प्लस हेड ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन हमारे यहां पर हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है, तो प्राइम मिनिस्टर। तो मैं ये कह सकता हूं कि हेड ऑफ द स्टेट तो होता है, लेकिन ये कैसा हेड होता है, नॉमिनल हेड ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का कैसा हेड होता है, नॉमिनल हेड। ये बात कहां लिखी है, तो आपके आर्टिकल 77 में साफ साफ ये बात लिखी हुई है, जो प्रेसिडेंट से बिलोंग करता है, ठीक है। अब एक बात समझना कि अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो सिंपल से समझना, हमारे यहां पर क्या होता है, प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा, इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है, पार्लियामेंट। क्या बनता है, पार्लियामेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसका आर्टिकल कितना है, 52, इसका आर्टिकल कितना है तो 81, इसका कौन सा आर्टिकल है तो 80, और इसका कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में तो 79। अब मैंने कहा कि यहां पर क्या होता है, यहां पर जो प्रेसिडेंट होता है ना वो प्रेसिडेंट आपके लेजिस्लेशन का पार्ट नहीं होता है। यहां पर तो मैंने कहा कि जो लेजिस्लेशन का पार्ट होता है वो कौन होता है, प्रेसिडेंट। तो मैं ये कह सकता हूं कि जब भी कोई हाउस की मीटिंग होती होगी तो प्रेसिडेंट उसको डिसॉल्व कर सकता है, लेकिन यहां पर प्रेसिडेंट उसको डिसॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है। ये कुछ बेसिक से डिफरेंस पता होने चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, हमारे यहां पर प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, तो आपके लास्ट टू लास्ट ईयर क्लेट के एग्जाम में भी पूछा गया था, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो होता है वो किस तरह से होता है। तो सिंपल से याद रखना, इंडिया में कैसे होता है, तो इंडिया में होता है, उसका नाम क्या है अगर आपसे पूछे तो सिंपल याद रखना, सिंगल ट्रांसफरेबल प्रोपोर्शनल सीक्रेट बैलेट सिस्टम। इससे हमारे यहां पर क्या होता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, ठीक है। और पीएम का इलेक्शन कैसे होता है, तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट,
ठीक है, अग्रता ही विजेता। इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल प्रोपोर्शनल सीक्रेट बैलेट सिस्टम, एकल, ठीक है, संक्रमणीय मताधिकार, ठीक है, कुछ ऐसा हिंदी में नाम होता है इसका, ठीक है। तो सिंपल सा इसको याद रखना। अब एक बात आती है, हमारे जो प्रेसिडेंट है उसका टेन्योर कितना होता है, तो हमारे प्रेसिडेंट का टेन्योर होता है 5 साल, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताओगे यूएसए के प्रेसिडेंट का कितना टेन्योर होता है, ठीक है। एक बात और निकल के आती है यहां पर, हमारा जो इंडियन प्रेसिडेंट है ना, उसके बारे में आर्टिकल 57 में ये बात लिखी है कि इंडिया का जो प्रेसिडेंट वो कितनी भी बार अपॉइंट हो सकता है, मैक्सिमम इनफाइनाइट टाइम। अगर मैं कहूं द्रौपदी मुर्मू जी आज अगर प्रेसिडेंट है तो वो अगले 20 साल, 25 साल, 50 साल रह सकती हैं, ठीक है। मतलब कोई ऐसा रूल नहीं है कि 2 बार 4 बार, लेकिन यूएसए में कैसा रूल है कि मैक्सिमम 2 टाइम्स ही बन सकता है, उसके बाद कोई सिंगल पर्सन, सेम पर्सन तीसरी बार प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए नहीं बन सकता। समझ में आ रही है। उसके बाद अगर मैं कहूं कि हमारे और उसके प्रेसिडेंट में क्या कॉमन बातें होती हैं, तो जैसे हमारे प्रेसिडेंट के पास भी क्या होता है, तो हमारे प्रेसिडेंट के पास भी सेम चीज होती है, कौन सी, आपकी क्या बोलते हैं उसको, वीटो पावर, ठीक है। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वीटो पावर, निषेधाधिकार। क्या होता है वीटो पावर, समझना। आर्टिकल कौन सा है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल कौन सा है, 111, ठीक है। हमें यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब नहीं है। दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, तो याद रखना इंडिया का। सबसे लेंथी इंडिया, सबसे छोटा यूएसए, 7 ही आर्टिकल है उसमें बेसिकली देखा जाए तो, ठीक है। अब मैंने कहा हमारे पास प्रेसिडेंट के पास होती है वीटो पावर, लेकिन कितनी, तो देखो 4 होती हैं। एक होता है क्वालिफाइड वीटो, ठीक है। एक होता है कौन सा आपका, एब्सोल्यूट वीटो, ठीक है। एक होता है कौन सा आपका, तो सस्पेंसिव वीटो, और एक होता है आपका लास्ट कौन सा, पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो, और वीटो का मतलब होता है ना ना करना, ना हाँ करना। और हमारा प्रेसिडेंट जो है लास्ट की 3 वीटो पावर को यूज करता है, ये यूएसए का प्रेसिडेंट करता है, यानी उसके पास 4 है, हमारे पास 3 है। बेसिक सा डिफरेंस याद रखना। मैं एक एग्जांपल समझा देता हूं, बाकी हमने क्लासरूम में पढ़ा होगा। पॉकेट वीटो का यूज किसने किया था, ज्ञानी जैल सिंह। किसने किया था, ज्ञानी जैल सिंह। जब क्या हुआ था, ज्ञानी जैल सिंह जब प्रेसिडेंट थे उस समय 1983 के आसपास एक बिल आया था जिसमें लिखा था कि जो डाकिया होता है, पोस्टमैन, वो आपकी चिट्ठी को, आपके लेटर को ओपन करके पढ़ सकता है। तो बताओ ये किसका उल्लंघन या किसका वोलेशन हो रहा है, तो किसका वोलेशन हो रहा है, राइट टू प्राइवेसी। मेरी प्राइवेसी छिन रही है कि अगर कोई मेरा लेटर देख के खोल के पढ़ रहा है मेरे तक आने से पहले। तो ज्ञानी जैल सिंह ने क्या किया था, इस जो ये आपका जो बिल था इसको पास ही नहीं होने दिया था, इसके ऊपर पॉकेट वीटो ले लिया था, मतलब उसको लेकर जेब में रख लिया, और उसके बाद वो दोबारा पास भी नहीं हुआ। बात समझ में आ रही है। तो ये क्या होते हैं, वीटो पावर्स। हमारे पास 3 है, उसके पास 4 है। कुछ बेसिक से डाटा याद रखना। और अभी वहां पे इलेक्शन होने वाला है। और अब बात करते हैं कि जो बाइडन पीछे क्यों हट गया, तो आपने देखा होगा जो ट्रंप है, जब से उनके ऊपर गोली चली थी तब से उनका जो क्रेज है वो बढ़ चुका है। 68% लोग वहां पे ओपिनियन पोल निकल के आ रहा है कि ट्रंप ही जीतेगा, तो इन्होंने क्या कर लिया, बैकफुट पर चले गए, ठीक है। और अगर बात करता हूं कि अगर ट्रंप बनता है तो भारत को बेनिफिट होगा कि नुकसान, तो बेनिफिट होगा, क्योंकि जो बाइडन है वो चाइना के लिए सॉफ्ट नेचर का है, और जो ट्रंप है वो चाइना के लिए थोड़ा सा हार्ड नेचर का है, ठीक है। बात समझ में आ रही ना। तो हमें कैसा चाहिए, हमारे दुश्मन का जो सामने वाला बंदा है वो हमारे दुश्मन का क्या होना चाहिए, दुश्मन, तो हमारा बेनिफिट है। अगर वो दुश्मन का दोस्त है तो हमारा कोई बेनिफिट नहीं है। तो इंडिया को देखा जाए तो ट्रंप के टाइम पीरियड में हो सकता है हमें ज्यादा बेनिफिट हो, किससे, बाइडन से, ठीक है। अगर ये बाद में बार बार न्यूज आती रहेगी तो हम इसको फिर दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट। फोकस ऑन द फीमेल एम्प्लॉयमेंट टू काउंटर अनएम्प्लॉयमेंट। देखो अगर मैं बात की जाए कि अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना है, तो अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है फीमेल एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जाए। और जो फीमेल एम्प्लॉयमेंट है उसका मतलब क्या है कि जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, जो लेडीज हैं, उनको क्या दी जाए, जॉब प्रोवाइड की जाए। लेकिन उनके लिए जॉब करना बड़ा टिपिकल सा है। देखो हमारी सोसाइटी में हम कह तो देते हैं कि लड़का लड़की बराबर है ना, दोनों इक्वल है, बोथ आर इक्वल, लेकिन एक्चुअल में नहीं होता है। उनको हर जगह पर स्ट्रगल करनी पड़ रही है। जैसे पहले आपने एक स्कीम सुनी होगी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या जरूरत थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लाने की? क्यों तुम बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ नहीं लेकर आए? क्यों? क्योंकि लड़कियों को पेट में, गर्भ में ही मार दिया जाता था, ठीक है, कि कहीं गलती से पैदा ना हो जाए। तो सोचो पैदा होने से पहले ही उनके साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन होना स्टार्ट हो चुका है। तो आगे चल के लाइफ में, पूरी लाइफ उनको क्या करना है, इस चीज को झेलना है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अनएम्प्लॉयमेंट की रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी अभी की, जो ILO है आपका, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो 1919 में बना था,
इसकी जो मैंने रिपोर्ट पढ़ी तो पता चला इंडिया में 83% यूथ क्या है, अनएम्प्लॉयड है। तो इसमें लेडीज भी तो होंगी ना, तो हमें क्या करना चाहिए, लेडीज जो है ना, फीमेल एम्प्लॉयमेंट, उसके ऊपर भी फोकस करना चाहिए, ताकि ये जो डाटा है ये थोड़ा बहुत इसमें इंप्रूवमेंट आए। और वही पूरा आर्टिकल इसमें लिखा हुआ है बहुत अच्छे से कि जो आपका LFPRA है, ठीक है, इसने बताया कि कैसे वर्ल्ड एवरेज लगाई जाए तो इंडिया सबसे पीछे 53.4% था तब 2019 में, पहले 38.9% था, ठीक है, किसमें, एम्प्लॉयमेंट के मामले में। बात समझ में आ रही है? तो इसको अगर ठीक करना है तो मुझे फीमेल एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना चाहिए। और उसके लिए क्या क्या टारगेट्स हैं, जैसे मैंने कहा सबसे पहले जन्म के टाइम पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब आई थी, 2015। उसके बाद देखो तुमने जो रेशियो था, वो सेक्स रेशियो था, वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ है। बेसिकली सबसे मेन है हरियाणा, क्योंकि हरियाणा में सबसे कम सेक्स रेशियो था, ठीक है। एजुकेशन के मामले में सबसे ज्यादा लिटरेसी गैप कहां पे है, आपके फेवरेट राजस्थान में। यहाँ पे जो मेल है वो 79% पढ़े लिखे हैं, फीमेल 52% पढ़ी लिखी है। कितना परसेंटेज गैप हो गया, 23%। सबसे कम गैप कहां पे है, मेघालय, ठीक है, मेघालय में 3% लिटरेसी गैप है। तो बताओ इनको एजुकेशन के ऊपर भी इनके साथ भेदभाव हो रहा है, तो कहां से जॉब कर पाएंगी। फिर मैरिज, फिर क्या होता है, छोटी उम्र में शादी हो जाती है, फिर वो आगे पढ़ नहीं पाती है। जब पढ़ नहीं पाती है तो अल्टीमेटली वो अनएम्प्लॉयमेंट ही क्रिएट कर रही है। बात समझ में आ रही है ना। उसके बाद सेफ्टी एट वर्क प्लेस, जब काम करने के लिए किसी जगह जाती हैं तो सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं है। अब हम डेली देखते हैं कहीं रेप हो जाता है, कहीं गैंग रेप हो जाता है, कहीं कुछ होता है, तो कोई ना कोई छेड़खानियां होती रहती हैं। तो इनके लिए एक सेफ एनवायरमेंट नहीं है। ये भी हमारी अनएम्प्लॉयमेंट को कहीं ना कहीं इंक्रीज कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है। बात समझ में आ रही है। अब तुम में से कुछ कहोगे कि सर इनको ज्यादा पढ़ा लिखा दिया जाए तो आपके यूपी का वो SDM वाला मामला हो जाएगा, है ना, कि उस बेचारे ने मजदूरी करके मेहनत करके उस लड़की को पढ़ाया और जैसे लड़की SDM बनी उसने उसको तलाक देके दूसरे से शादी कर ली। तो ये एक मैं कह सकता हूं रेयर टू रेयर केस होता है। जैसे मैं ये नहीं कह सकता कि दो लोग किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की आतंकवादी हैं या दो लोग किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के रेपिस्ट हैं तो मैं पूरी कम्युनिटी को ही गंदा कह दूं। बात समझ में आ रही है ना। तो किसी एक दो लड़की के ऐसे इवेंट करने से क्या मैं पूरे के पूरे लड़कियों को, गर्ल्स को पढ़ाना ही छोड़ दूं, पूरा भारत ऐसा करने लग जाए तो उनके सपने तो खत्म हो जाएंगे। तुम तो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करोगे। बात समझ में आ रही है ना। तो वो जो एग्जांपल्स हैं वो सारे यूनिक है, वो हर जगह दो चार अपवाद मिल ही जाते हैं, ठीक है, एक्सेप्शनल केस। बात समझ में आ रही है। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हमें थोड़ा सा पता होनी चाहिए। इस आर्टिकल को आप एक बार मेरे कहने से पढ़ लेना कि क्या उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। और अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो हमारा जो आर्टिकल 21 है वो क्या कहता है, वो साफ साफ कहता है कि इसका राइट टू एजुकेशन। और इसमें ये नहीं लिखा कि लड़कियों को या लड़कों को, इसमें दोनों के लिए है। अगर वो बच्चा 6 से 14 ईयर का है तो उसको राइट है एजुकेशन मिले, और ये उसका फंडामेंटल राइट है, आप उससे छीन नहीं सकते, ठीक है। उसी के साथ साथ आर्टिकल नंबर 51 के ए में फंडामेंटल ड्यूटीज में है 11th फंडामेंटल ड्यूटी कि उसके मम्मी पापा की, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको स्कूल तक छोड़ कर आए। फिर अगर स्कूल उसको एजुकेशन ना दे तो वो कहां जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ जो एजुकेशन है उसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना। अगर राइट टू वर्क की बात करूं तो आर्टिकल कौन सा है, 41। क्या कहता है DPSP का कि स्टेट की, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उनको क्या प्रोवाइड कराया जाए, राइट टू वर्क, राइट टू हेल्थ वगैरह प्रोवाइड कराया जाए, ठीक है। उसके बाद आपका कौन सा आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, आर्टिकल नंबर 39 क्या कहता है, इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, काम के इक्वल पैसे होने चाहिए, ठीक है। अगर किसी इंडस्ट्री में लड़का काम कर रहा है, लड़की काम कर रही है, तो दोनों की सैलरी सेम होनी चाहिए। लेकिन ये कंप्लीटली किस पे डिपेंड कर रहा है, याद रखना, स्टेट की इच्छा पर, मर्जी पर, क्योंकि DPSP का पार्ट है। जैसे मैंने बताया था कि आपका BCCI है ना, जो क्या करता है, क्रिकेट बोर्ड है, ये भी किसकी डेफिनेशन में आता है, स्टेट की डेफिनेशन में आता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 36 और आर्टिकल नंबर 12 दोनों में स्टेट की डेफिनेशन लिखी हुई है। उसके अंदर तुमने देखा होगा पहले फीमेल की सैलरी कम होती थी, मेल्स क्रिकेटर को ज्यादा मिलते थे। आजकल दोनों बराबर कर दिए। कल को फीमेल को ज्यादा भी दे दे तो भी मेल कुछ नहीं कह सकते, मेल को कम दे दें तो भी कुछ नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये स्टेट की मर्जी पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये कुछ उनके आर्टिकल्स को भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। और अभी आपने देखा होगा कि वुमेन के लिए रिजर्वेशन बढ़ा दिया गया, ठीक है, 33% कर दिया, किसमें, लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर और इनमें आपकी विधानसभाओं के अंदर, ठीक है, 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। तो सरकार इनके पार्टिसिपेशन को बढ़ा रही है,
ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो इक्वालिटी है उसको बराबर करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो उसी के आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा डाटा है, ग्राफ है, जो उसमें न्यूज़पेपर में भी था कि रूरल जो मेल है और जो अर्बन मेल है उन दोनों के बीच में अगर आप करोगे कंपैरिजन, तो उसके साथ साथ रूरल फीमेल और रूरल जो अर्बन फीमेल है उसका कंपैरिजन करोगे तो जो रूरल फीमेल है वो कहीं ना कहीं ज्यादा गैप डिफरेंस के साथ आपको नजर आएगी। क्योंकि दिक्कत ये होती है कि रूरल इलाके में वुमेन्स के लिए जॉब करने का कोई सोर्स ही नहीं होता है, इसलिए सरकार एमएसएमईज को प्रमोट करती है, इसलिए सरकार सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स को प्रमोट करती है कि 10-15 लेडीज हैं, उन्होंने पापड़ बनाना शुरू कर दिया, पापड़ बेच रही हैं, कुछ इंडस्ट्री डाल ली ताकि उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट के कह सकता हूं कि अपॉर्चुनिटी उनको प्रोवाइड कराई जा सके, ठीक है। वो सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 43 का ए, ठीक है, आपके एमएसएमई से लिंक करता है, 43 का बी आपके कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रमोट करता है, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट, ऑन द स्टूडेंट प्रोटेस्ट इन बांग्लादेश। देखो बांग्लादेश के अंदर क्या चल रहा है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा है, बच्चों का कह सकता हूं कि आंदोलन चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है। देखो है क्या, 1971 से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का पार्ट था, ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान कहते थे। 1971 में हमारी लड़ाई हुई उससे, किससे, इंडिया और पाकिस्तान। जीता कौन, आप अच्छी तरह जानते हो, इंडिया जीत गया। और उसके बाद 1971 में क्या बना, तो आपका बांग्लादेश कंट्री बनी। और जब बांग्लादेश कंट्री बनी तो उस बांग्लादेश कंट्री के बाद 1975 में वहां पर जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने, ठीक है, जो कि आजकल जो शेख हसीना है उनके क्या थे, रहमान है ना, क्या थे उनके दादाजी, ठीक है, जो अभी 5वीं बार पीएम बनी है वहां की शेख हसीना बांग्लादेश की। तो हुआ क्या कि जैसे 1975 में वो प्रेसिडेंट बने तो उनके घर के अंदर आग लगा दी गई। क्यों? क्योंकि वहां पर लोगों में गुस्सा था। क्या हुआ था, तो थोड़ा सा समझना कि आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है कि जो फ्रीडम फाइटर थे ना 1971 वाले, उन 1971 वाली लड़ाई के, देखो दिक्कत ये है, हम कहते हैं हम अंग्रेजों से आजाद हुए, है ना, पाकिस्तान कहता है कि वी गोट इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंडिया, एंड बांग्लादेश कहता है कि वी गोट इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान। तो अल्टीमेटली वो कह रहा है कि मैं उसका गुलाम था, वो कह रहा है मैं इसका गुलाम था, मैं कह रहा हूं मैं ब्रिटेन का गुलाम था। तो ये जो मानसिकता, ये जो मेंटलिटी है, यही सारी जड़ है। बात समझ में आ रही है? अगर पाकिस्तान ये एक्सेप्ट कर ले कि उसको भी अंग्रेजों ने आजाद किया था तो भारत से लड़ाई बंद हो जाए ना। अगर बांग्लादेश ये एक्सेप्ट कर ले कि वो पाकिस्तान से आजाद नहीं हुआ था, भाई वो अंग्रेजों से आजाद हुआ था, बेसिकली अंग्रेजों ने तुम्हें तोड़ा था, तो ये सारी लड़ाई खत्म हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, इन दोनों तीनों के बीच में यही लड़ाई चलती आ रही है और यही तो ब्रिटिशर्स चाहते थे, इसलिए जाने से पहले वो 3 टुकड़े करके चले गए। अब ये बात निकल के आती है कि बांग्लादेश में क्या चल रहा है। तो जो 1971 के फ्रीडम फाइटर थे ना, उनके जो बच्चे हैं ना, उन बच्चों को बांग्लादेश में 30% रिजर्वेशन मिलता है। कितना? 30% रिजर्वेशन मिलता है गवर्नमेंट जॉब्स में। तो वहां के बच्चे इसका अपोज कर रहे हैं कि भाई ये नहीं होना चाहिए, 30% ज्यादा है। वाई इज द 30% कोटा फॉर द फ्रीडम फाइटर्स एंड देयर डिसेंडेंट्स एन इमोटिव मैटर फॉर द आवामी लीग? हाउ डिड द प्रोटेस्ट टर्न वायलेंट? हैव द कोटास बीन मिसयूज्ड? बात समझ में आ रही है? तो ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अभी ये न्यूज चल रही है, जब तक चल रही है इसको चलने देते हैं, आगे चल के देखेंगे कि क्या होता है। बांग्लादेश पॉलिटिकल सिस्टम हैज बीन डोमिनेटेड बाय Sheikh Hasina and the Awami League for a long time. There has been a growing sentiment among opposition parties and critics that the quota for freedom fighters was essentially an attempt to create a group of close supporters for the Awami League within the bureaucracy or the civil service who would perpetuate the Awami League's rule. मतलब जो सरकार है, अपोजिशन, वो कह रही है कि जो आवामी लीग है, जो पार्टी रूलिंग कर रही है, वो जानबूझकर ये चीज लेकर आई थी ताकि आगे आने वाले फ्यूचर में हर जगह पर आवामी रूल या फ्रीडम फाइटर के जो डिसेंडेंट हैं वो सारे के सारे सरकार में बने रहें। और वहां पे इतने ज्यादा दंगे हो रहे हैं कि वहां पे लड़ाइयां की जा रही हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद कर दिए गए हैं, ठीक है, और मैक्सिमम वायलेंस वहां पर देखने को मिल रही है। तो ये क्या आ गया, थोड़ा सा न्यूज में आ गया, बाकी और कुछ भी नहीं है। समझ गए? बात समझ में आ रही है ना? उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, जब दोबारा आएगा तो हम इसको फिर पढ़ लेंगे, ठीक है। और उस समय जब 1971 में इंडिपेंडेंट हुआ, उस समय पीएम कौन थी इंडिया की? इंदिरा गांधी। उस समय नेशनल इमरजेंसी भी लगी थी, 1975 में फिर लगी थी। इस समय 1971 में हमारे पीएम थी इंदिरा गांधी जी, और हमारे प्रेसिडेंट कौन थे हमारे? तो वी गिरी, ठीक है। ये 2-4 बातें याद रखना, फिर हम इसको दोबारा से पढ़ लेंगे। 130 के प्लस लोगों की डेथ हो चुकी है। अगर मैं भारत के रिजर्वेशन की बात करूं तो देखो एसटी को मिलता है 7.5, एससी को 15, ओबीसी को 27, ईडब्ल्यूएस को 10,
मैं टोटल कितना हो गया 59.50, और कितना नहीं होना चाहिए था, मोर देन 50%। कौन से केस में कही थी ये बात? इंदिरा साहनी केस में 1992, लेकिन जब से EWS आया तो ये 59.50 पहुंच चुका है। ठीक है, ये बातें हम बार बार पढ़ते रहते हैं जब भी कोर्ट में केस चलते रहते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज आज की, क्या कह सकता हूं, पिछले 2-4 दिन से आपने देखा होगा ये चल रहा है। Why members of the भील ट्राइब हैव अगेन डिमांडेड ए सेपरेट भील प्रदेश। जो भील ट्राइब है ना, बेसिकली देखो जो आपकी भील ट्राइब है कहां पार मिलती है, तो आपकी भील ट्राइब पाई जाती है आपके महाराष्ट्र में, आपके राजस्थान में, आपके मध्य प्रदेश में और आपके गुजरात। इन 4 स्टेट में मिलाकर भील जो है वो फैले हुए हैं। ठीक है, और ये जो भील है, ये भील इन्होंने किसकी डिमांड की है? तो सेपरेट स्टेट भील प्रदेश। क्या चाहिए इनको कि भाई हमें क्या दे दो? भील प्रदेश दे दो। अब एक बात बताओ, भील प्रदेश क्या ऐसे मिल जाएगा क्या? आप कहोगे सर मिल जाना चाहिए। जैसे अगर मैं स्टेट की बात करूं तो देखो जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे ना, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय हमारे पास 11 ही स्टेट थे, और 550 के आसपास, 500 के आसपास क्या थी? प्रिंसली स्टेट थे। क्या थे? प्रिंसली स्टेट, यानी कि राजा महाराजा हुआ करते थे। ठीक है, और ये हमारे पास स्टेट थे। फिर धीरे धीरे हमने स्टेट्स को बनाना शुरू किया। हमने क्या किया? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया 1956, जिसमें हम लेकर आए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर। और स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने के लिए हमने क्या किया? सबसे पहला जो स्टेट बना वो कौन सा बना था? तो वो आपका बना था आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश किसके बिहाफ पर बनने वाला पहला स्टेट था? तो याद रखना लैंग्वेज के बिहाफ पर। ठीक है, अगर पूछे लिंग्विस्टिक बिहाफ पर या लैंग्वेज के बिहाफ पर बनने वाला पहला स्टेट कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश बना। ठीक है, ऐसे मराठा बोलने वालों को महाराष्ट्र, ठीक है, क्योंकि पहले तो मराठा एम्पायर था। कन्नड़ बोलने वालों को कर्नाटक, मलयालम बोलने वालों को केरला, तमिल बोलने वालों को तमिलनाडु, ऐसे करके क्या हो गया? स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया। अभी रिसेंटली की अगर मैं बात करूं तो आपको पता होगा कि आपका जो उत्तराखंड है और यूपी है वो अलग हुआ था। उसके साथ साथ जो आपका झारखंड है वो आपके बिहार से निकला था। ठीक है, अभी लेटेस्ट की बात करूं तो आपका जो तेलंगाना है, ठीक है, वो कहां से निकला था? आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, जिसके ऊपर अभी नीतीश और वो सब मैटर चल रहा है, स्पेशल स्टेट वाला। ठीक है, तो ये 2-4 बातें याद रखना। अब ये कहता हूं मैं कि क्या इनको भील प्रदेश दे देना चाहिए क्या? हाँ, दे देना चाहिए, क्योंकि भारत में 14% या सॉरी राजस्थान के अंदर 14% लोग कौन है? भील। और ये जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र है ना, इसके लगभग 40 से 45 क्या है इसमें डिस्ट्रिक्ट है जिनके अंदर भील रहते हैं सारे। ये भील चाहते हैं कि इनको एक अलग स्टेट बना दिया जाए, भील प्रदेश। तो इज इट पॉसिबल कि बन जाएगा ऐसे डिमांड करने से? नहीं। आपने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट फर्स्ट पढ़ा होगा। पार्ट फर्स्ट के अंदर 4 आर्टिकल है, 1 to 4, जिसका आर्टिकल फर्स्ट क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत, है ना, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ द स्टेट। ठीक है, जिसका डिस्प्यूट भी चला था कि नाम बदल दे वो सब। दूसरे आर्टिकल में क्या लिखा है? तो सिंपल सा लिखा है कि मान लो ये आपका क्या बना हुआ है? इंडिया, और अगर कोई बाहर से कोई स्टेट इंडिया में आना चाहता है तो अपनी मर्जी से आ सकता है, लेकिन बाहर नहीं जा सकता। जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल 2A में हमने क्या किया था? 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 1975 में हमने किसको ऐड किया था? सिक्किम, जो कि इनिशियली चाइना से अलग होकर पहुंचा था। फिर मैंने क्या किया? इसी में मैंने मतलब सरकार ने 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975 करके सिक्किम को एसोसिएट स्टेट से क्या बना दिया था? स्टेट। और आज सिक्किम हमारा पार्ट है। तो कहने का मतलब है कि कोई बाहर से आकर अगर मिला तो अपनी मर्जी से आ सकता, जा नहीं सकता। लेकिन अगर कोई अंदर वाला टूटा तो उसके लिए याद रखना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 3 क्या कहता है कि अगर किसी स्टेट की बाउंड्री या उसमें बाउंड्री या फिर उसके नेम में चेंजमेंट करना हुआ तो ओनली पार्लियामेंट कैन चेंज द बाउंड्री एंड द नेम ऑफ द स्टेट। अब मैं कह रहा हूं कि ये 4 स्टेट से निकल के बनना चाहता है तो ये बाउंड्रीज में चेंजमेंट होगा, ये नाम भी बदलना चाहता है, अपना भील प्रदेश करना चाहता है, तो कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? आर्टिकल 3 क्या कहता है कि एनी चेंजमेंट इन द नेम एंड द बाउंड्री ऑफ द स्टेट कैन ओनली बी डन बाय द पार्लियामेंट ओनली। सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है। कल को अगर भजन लाल शर्मा कहे कि राजस्थान का नाम राजपूताना स्थान हो गया आज से, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसको किससे परमिशन लेनी होगी? पार्लियामेंट से। बात समझ में आ रही है? तो ये 2-4 बातें भी याद रखना। बात समझ में आ रही है? और आर्टिकल नंबर 4 में क्या लिखा है? तो 4 में ये लिखा है कि 1 to 3 में चेंजमेंट करना होगा तो आर्टिकल 368 से नहीं होगा, जिसका मतलब है कि आप इसमें सिंपल मेजोरिटी से चेंज कर सकते हो। 50% मेजोरिटी से चेंजमेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा न्यूज में ध्यान रखना। और ये क्या चाहते हैं? भील प्रदेश। ठीक है, और ट्राइब्स आप जानते हो भारत के अंदर टोटल ट्राइब्स कितनी है? ये भी एक ट्राइबल ग्रुप है।
ठीक है। टोटल ट्राइब्स कितनी है, तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस कितने ट्राइब है हमारे पास, 705। अब बढ़ चुके हैं, मैंने कहा मैक्सिमम ट्राइब कहां पे है, तो आपके मैक्सिमम ट्राइब कहां पे है, मध्य प्रदेश, क्योंकि जंगल ज्यादा है वहां पे, तो जंगल में रहते हैं ट्राइबल लोग। अगर पूछे मिनिमम कहां पे है, तो याद रखना 2 स्टेट, एक आपका हरियाणा और एक आपका पंजाब। इन 2 स्टेट ऐसे स्टेट है जिसमें एक भी एसटी नहीं पाया जाता, 0। ठीक है। अब एक बात आती है कि ये जो भील प्रदेश है ना, सबसे पहले डिमांड किसने की, तो याद रखना 1913 में जब ब्रिटिशर्स का रूल चल रहा था, उस टाइम पर एक पर्सन थे गोविंद गुरु। क्या नाम था इनका, गोविंद गुरु। गोविंद गुरु ने क्या किया था, 1913 में डिमांड की थी भील प्रदेश, तो अंग्रेजों ने उनका क्या कर दिया था, सफाया कर दिया था, उनको मारने की कोशिश की थी। तो सेम वहां पर हुआ था, जैसे आपने पढ़ा होगा जलियांवाला बाग मैसेकेयर। ठीक है, कब हुआ था ये, 13th ऑफ द अप्रैल। ठीक है। ऐसे ही इससे 6 साल पहले 1913 में क्या हुआ था, तो उसे हम कहते हैं भील, या उसको क्या कहा जाता है आपका आदिवासी मैसाकेर। ठीक है, ये कब हुआ था, 1913 के अंदर। ठीक है, तो अगर पूछे आदिवासी इंसिडेंट कब हुआ था, मैसेकेर कब हुआ था, तो 1913। अगर पूछ ले जलियांवाला बाग, तो 1919, उसी से रिलेट कर रहा है तो पूछ लेगा। और इससे मैं इसको डिमांड करने वाला कौन था, गोविंद गुरु, जिसको अंग्रेजों ने दबा दिया था। अभी कौन डिमांड कर रहा है, तो अभी के लिए याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है, एक पार्टी है कौन सी, भारतीय जनता पार्टी नहीं है। ठीक है, भारतीय ट्राइबल पार्टी। और जो भारतीय ट्राइबल पार्टी है, ये कब बनी थी, 2017 में। ये डिमांड कर रही है कि अब फिर से हमें भील प्रदेश दे दिया जाए। ठीक है, इसके बाद चलते नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। ये दोबारा अगर न्यूज में आएगी तो हम इसको पढ़ लेंगे। शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, जो भी इनकी थीम है। नेक्स्ट, आईआईटी मंडी रिसर्चर्स असेसेस एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ द सोलर सेल्स। देखो आपने देखा होगा सूर्य घर योजना, सूर्योदय योजना है ना, सोलर रूफटॉप स्कीम, ये सारी की सारी जो स्कीम्स है, ठीक है, ये किसके लिए प्रमोट की जा रही है कि भाई सोलर लाइट से एनर्जी बनाओ ताकि डिपेंडेंसी जो है फॉसिल फ्यूल्स पे वो कम हो जाए। लेकिन डिपेंडेंसी कैसे कम कर सकते हो, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पे जा सकते हो। लेकिन ये जो आप सोलर सेल में जो फोटोवोल्टिक सेल यूज करते हो ना, इसका बहुत नुकसान है। ये एक रिसर्च निकल के आई है जो आपकी आईआईटी मंडी जो है उसने सामने लाया है। उसने कहा है कि ये जो आपका फोटोवोल्टिक सेल बनी होती है ना, जो आपकी पीवी सेल बनी होती है किसमें, आपके सोलर प्लेट में, वो किसकी बनी होती है, कैडमियम टेलुराइड। और कैडमियम टेलुराइड बेसिकली 2 चीजों से बना होता है, कैडमियम है टेलुरियम। अब ये होता क्या है, तो ये सेंटलेस होता है, इसकी खुशबू नहीं आती है, हमें पता नहीं चलता, डार्क क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। और जब हम बहुत सारी सोलर प्लेट्स लगी होती है, दिन में धूप निकल रही होती है, इसके ऊपर लाइट पड़ रही होती है, इसके अंदर से जो क्रिस्टलाइन है धीरे धीरे निकल रहा होता है। और कहीं ना कहीं इसका जो वेस्ट मटेरियल या कहीं पर इसको तोड़ दिया, तुमने फेंक दिया, तो वो हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाता है, और जो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है, नुकसानदायक है। ये अभी एक रिसर्च सामने निकल के आई है, तो आप इसको ऐसे पढ़ लेना, रिसेंटली कैडमियम टेलुराइड वाज सीन इन द न्यूज। और ये क्या है, तो ये मैंने समझा दिया क्या है क्या नहीं है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। और दुनिया में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला क्या है फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी में है, वो सिलिकॉन। और दूसरे नंबर पे कौन आता है आपका, कैडमियम टेलुराइड, जो हमारे लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। ठीक है, हमारी हेल्थ को क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, ह्यूमन हेल्थ को। तो ये न्यूज में आ गया। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। आर्मेनिया सीक्स इंडियन परले मिसाइल। देखो जो आर्मेनिया है ना, वो इंडिया से कौन सी मिसाइल लेने की सोच रहा है, परले मिसाइल। अब परले मिसाइल क्या है, तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस प्लान्स टू एक्वायर अराउंड 250 मोर यूनिट्स ऑफ द परले क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल। कौन बनाता है, तो याद रखना इंडिया में वेपन्स बनाने का काम किसका है, डीआरडीओ, जो हम बार बार पढ़ते रहते हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कब बना था, 1958। अगर पूछे इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, तो याद रखना न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। आपसे अगर पूछे कि ये इसका हेड कौन है अभी, तो याद रखना समीर वी कामत क्या है अभी इनके हेड है, सिंपल सा याद रखना। ठीक है, अब मैंने कहा कि अच्छा इसके पहले हेड कौन थे, तो याद रखना कौन थे, डीएस कोठारी। ठीक है, दौलत सिंह कोठारी, ये इनके फर्स्ट हेड थे। ठीक है, अब ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है, कैसी मिसाइल है, कौन सी मिसाइल है, तो थोड़ा समझते हैं। ये कैसी है, बैलिस्टिक, एक होती है क्रूज, एक होती है बैलिस्टिक। क्रूज क्या करती है, सीधे टारगेट पे जाके हिट कर देगी। ठीक है, उसको लोकेशन दे दो क्रूज। बैलिस्टिक क्या करती है, ऊपर जाएगी। ठीक है, ऊपर जाने के बाद ये अपना यहां से पास चेंज करेगी और फिर जाकर वहां टकराएगी। तो ये कैसी मिसाइल है, क्रूज, सॉरी बैलिस्टिक। और ये कैसी है, जो सीधी जा रही है, वो कौन सी है, आपकी क्रूज मिसाइल। तो आपने देखा होगा बहुत सारी क्रूज होती हैं, बहुत सारी बैलिस्टिक होती हैं। हालांकि हम डीआरडीओ वाले साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले लेक्चर में ये सब चीजें क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो सिंपल से याद रखना कैसी है, क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है, मिसाइल दैट कंबाइंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड क्रूज मिसाइल, दोनों का मिक्स से चलती है।
ठीक है। इट इज डिजाइन टू फॉलो बैलिस्टिक ट्राजेक्टरी फॉर पार्ट ऑफ इट्स फ्लाइट एंड देन ट्रांजिशन टू ए लो एल्टीट्यूड हाई स्पीड क्रूज ट्राजेक्टरी। ठीक है, पहले ऊपर जाएगी बैलिस्टिक की तरह, फिर एकदम से नीचे आके तेज जाकर क्या है, क्रूज की तरह काम करेगी। ठीक है, तो कौन लेना चाह रहा है हमसे? आर्मेनिया। आप मुझे कमेंट करके बताना व्हाट इज द कैपिटल ऑफ द आर्मेनिया। ठीक है, आर्मेनिया की कैपिटल क्या, और बाकी डीआरडीओ हम बार बार पढ़ते ही रहते हैं। ठीक है, अब उसके आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। बॉय इन्फेक्टेड विद द निपा क्रिटिकल। देखो आपने पढ़ा था कल परसों कि एक लड़का था जिसको निपा वायरस हो गया था, या निपा वायरस से वो परेशान था, और उसकी अब क्या होगी, डेथ हो गई आज। अब एक बात समझना कि निपा वायरस है क्या। तो बेसिकली देखो दुनिया में जितने वायरस है ना जो जानवरों से फैले होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? जूनोटिक डिजीज। क्या कहते हैं? जूनोटिक डिजीज। ठीक है, जो जानवरों से फैलती है। अब बहुत सारे डिजीज है, जैसे आपका कोरोना वायरस, कोविड-19, ये भी तो जानवरों से आया था। सेम ऐसे आपका निपा वायरस जो है ना, ये निपा वायरस भी किससे आया? बैट से। किससे? फ्रूट बैट। अब देखो होता क्या है, जो फ्रूट बैट होता है उसके पेशाब में, उसके लार में, उसके सलाइवा में क्या होता है? वायरस होता है। और जब ये पेड़ पौधों पे बैठता है, किसी जानवर को काट लेता है, हम उस जानवर को खा लेते हैं, उस जानवर के कांटेक्ट में आते हैं, हम गलती से उस फल को खा लेते हैं जिसपे वो चमगादड़ बैठा होता है, बैट बैठा होता है, तो हम बीमार हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली होता क्या है, इनसे बीमारियां फैलती है बहुत सारी। जैसे कोविड-19 आप देख चुके हो, चाइना वाले कुछ भी खा लेते हैं और भी पूरी दुनिया को भुगतना पड़ता है। बात समझ में आ रही है ना? जैसे आपने कई बार सुना भी होगा कि हम यहाँ पर जब घर पहुंचते हैं यहाँ से, तुम जब घर जाते होगे तुम अपनी मम्मी से कहते होगे मम्मी खाने में क्या बनाया, तो तुम्हारी मम्मी कहती होगी दाल रोटी। लेकिन चाइना वाले जब जाते हैं तो क्या कहते हैं, तो ऐसे मीम्स बनते हैं ना कि सांप रोटी है ना, तो वो कुछ भी खा लेते हैं, कहने का मतलब ये। ठीक है, और उसको भुगतना हमें पड़ता है। तो ये निपा वायरस कुछ ना कुछ कहां से निकला है? चमगादड़ से, बैट से। है क्या? तो सिंपल याद रखना, इसका साइंटिफिक नाम क्या है? तो जीनस हेनिपा वायरस। ठीक है, और ये हेंड्रा वायरस की फैमिली का ही मेंबर है। देखो इनकी भी फैमिलियां होती है, ठीक है ना, तो इतना परेशान नहीं करना इन लोगों को। ठीक है, और कोशिश करना ये भी तुम्हें परेशान ना करें, इसलिए हाइजीन मेंटेन करके अच्छे से रहें। अब मैंने कहा कि ये जो वायरस है ना, ये सबसे पहले कहां पर आया था? आपसे एग्जाम में पूछेगा। सबसे पहले 1998 में आया था। कहां पर? तो आपके मलेशिया। किसमें आया था? मलेशिया। और मलेशिया में एक गांव है सिंगोली, आपका निपा, उस निपा गांव के नाम पर इसका नाम निपा वायरस पड़ा। ठीक है, फिर ये 1999 में दूसरी बार देखा गया था। कहां पे? आपके सिंगापुर में। और उसके बाद इसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और ये बढ़ता ही जा रहा है। और अभी इंडिया के अंदर भी इसका केस आया और एक लड़के की 14 साल के लड़के की डेथ हो गई। ठीक है, तो बार बार ये जो न्यूज आती रहती है ना वायरसेस की, प्लीज इनको ध्यान रखा करो। जी का वायरस, निपा वायरस, ठीक है, कोरोना वायरस, बहुत सारे आते रहते। जैसे कल परसों हमने पढ़ा था कि चांदीपुरा वायरस फैल रहा था ना, गुजरात के चांदीपुरा से एक वायरस निकला था, चांदीपुरा वायरस। ठीक है, तो आजकल ये जो डिजीज फैल रही है इनको थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि अगर ये पेंडेमिक बनता है तो बहुत बड़ी न्यूज बन जाएगी, अगर ये एपिडेमिक बनता है तो भी, और ये एंडेमिक बनता है तो भी बहुत बड़ी न्यूज बन जाएगी। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेंडेमिक, एपिडेमिक एंड एंडेमिक डिजीज। ठीक है, उसके बाद चलते नेक्स्ट। व्हाट इज द निपा वायरस? देखो सिंपल सा बताया गया है। नेचुरल होस्ट कौन है? फ्रूट बैट। इसने कोई भी या तो ये किसी उसके ऊपर फ्रूट के पेड़ पर बैठा होगा, या किसी जानवर को काटा होगा, इसका यूरिन, सलाइवा या इसका ब्लड जैसे तुम्हारे कांटेक्ट में आया, तुम हो गए बीमार, उसके बाद डेथ या कोमा ही इसका ऑप्शन रहता है। ठीक है, इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है केरला गवर्नमेंट अपॉइंट्स वासुकी एज फॉरेन सेक्रेटरी इन द स्टेट। देखो ये जो वासुकी है इनको फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट बना दिया गया है। अच्छा एक बात बताओ, क्या स्टेट का फॉरेन सेक्रेटरी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि फॉरेन जो मैटर होते हैं वो सारे के सारे डील कौन करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हमारा फॉरेन मिनिस्टर होता है, जैसे एस जयशंकर आप जानते होंगे। ठीक है, अब मैंने कहा कि फॉरेन जो मिनिस्टर है, जैसे फॉरेन सेक्रेटरी होते हैं, तो क्या स्टेट का हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये बात बहुत ज्यादा न्यूज में चल रही है। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा हल्का सा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। किसने इसको अपॉइंट किया है? केरला गवर्नमेंट। अब देखो केरला गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया, वो ठीक है, आधे लोग सही कह रहे हैं, आधे लोग गलत कह रहे हैं। तुम क्या कह रहे हो? तुम गलत ही कहोगे, ठीक है, लेकिन ये सही भी हो सकता है। जैसे केरला एक ऐसा स्टेट है जिसमें अगर मैं कहूं दुनिया में 193 कंट्री है ना, तो 193 में से 183 वाई 193 कर दूं तो लगभग 183 कंट्रीज में केरला के लोग जॉब करते हैं। उन लोगों के राइट्स के लिए, उन लोगों के कह सकता हूं कि बेसिक ह्यूमन राइट्स के लिए, ठीक है, वो वहां पे कैसा व्यापार कर रहे हैं, कैसा ट्रेड कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, कैसे नहीं जी रहे, उन सब चीजों को देखने के लिए केरल स्टेट ने अपने खुद का क्या बना दिया? फॉरेन मिनिस्टर। तो कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग अपोज कर रहे हैं। अपोज करने वालों का कहना है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि क्या केरला कोई दूसरा स्टेट, दूसरी कंट्री थोड़ी ना है, क्योंकि कंट्री का क्या होता है? फॉरेन हेड होता है। बात समझ में आ रही है? अब बात आती है कि कंट्री का फॉरेन हेड होता है, फॉरेन या सेक्रेटरी होता है, तो भारत के अंदर ये जो सेक्रेटरी है, ऐसे आपने नाम सुना होगा एम्बेसडर और हाई कमिश्नर।
तो मैं ये कह सकता हूं कि कल को तो केरल ये कहेगा कि केरला का यूएई में हाई कमिश्नर या एम्बेसडर अपॉइंट किया गया, तो ऐसा थोड़ी ना चलेगा, क्योंकि यूएई केरला को कोई कंट्री थोड़ी ना रिकॉग्नाइज करता है। बात समझ में आ रही है ना? तो हालांकि अभी मुद्दा चला ही है, हो सकता है कि काफी दिन तक ये बार बार न्यूज में आता रहे, ठीक है, तो हम इसको आगे भी धीरे धीरे डिस्कस करते रहेंगे। रही बात किसकी, एम्बेसडर की, और दूसरा कौन सा होता है, हाई कमिश्नर। तो याद रखना, एम्बेसडर हो चाहे हाई कमिश्नर हो, दोनों को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है। और एम्बेसडर कहां पे होते हैं, दुनिया के हर देश में हमारे एम्बेसडर होंगे। हाई कमिश्नर कहां होंगे, कॉमनवेल्थ गेम्स जो होते हैं, जैसे कि कॉमनवेल्थ नेशन, जो भी कॉमनवेल्थ नेशन है, ठीक है, कॉमनवेल्थ नेशन वो होते हैं जहां पर कभी ना कभी ब्रिटिशर्स ने रूल किया था, ठीक है, उन देशों के अंदर हमारे हाई कमिश्नर होते हैं। उनके अलावा हम कंट्रीज में हमारे क्या होंगे, तो हमारे एम्बेसडर होंगे, ठीक है, सिंपल सी याद रखना, एम्बेसी जो बनी होती है, ठीक है। और ये दोबारा न्यूज में आएगा तो हम इसको फिर आगे अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। इंडिया इज मूविंग अहेड विद विजन ऑफ द डेवलपमेंट एंड हेरिटेज। देखो अभी इंडिया में क्या हुआ, जो आपका यूनेस्को है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल सोशल एंड कमर्शियल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मिनट, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, ठीक है, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो कब बना था, 16 नवंबर 1945। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, पेरिस। हालांकि ये बना कहां पे था, लंदन में, ठीक है। अब एक बात समझना, ये जो यूनेस्को है ना, हम बहुत बार पढ़ते हैं यूनेस्को हेरिटेज साइट, पढ़ते हैं ना, यूनेस्को हेरिटेज साइट, ठीक है। टोटल कितनी है भारत में, 42। लास्ट कौन सा था, होयसाला टेम्पल, उससे पहले शांति निकेतन, काफी बार पढ़ा है। इसकी इस बार की जो मीटिंग है डेवलपमेंट, या इसकी जो मैं कह सकता हूं कि यूनेस्को हेरिटेज कमेटी मीटिंग कहां पर हो रही है, तो याद रखना न्यू दिल्ली, ठीक है। और उस न्यू दिल्ली वाली मीटिंग में कौन उसको अटेंड कर रहा है, तो हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर को नरेंद्र मोदी जी। तो न्यूज में आ गया। आपसे पूछेगा कि रिसेंटली जो आपकी यूनेस्को हेरिटेज मीटिंग हुई है वो कहां पर हुई है, न्यू दिल्ली, सिंपल सी न्यूज है, ठीक है। और मोदी जी उसको क्या कर रहे हैं, ये क्या बोलते हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसकी थीम क्या है, तो याद रखना, विकास भी विरासत भी। इसकी थीम क्या है, तो याद रख लेना, विकास भी, हालांकि विकास कहां है कोई नहीं जानता, विरासत भी, ठीक है। विकास भी खो गया विकास मेले में, है ना, कावड़ में खो गया, अभी कावड़ यात्राएं चल रही है ना, ठीक है। तो इसको याद रखना, इसकी थीम क्या है, विकास भी विरासत भी, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, बेल कैन नॉट बी डिनाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ द सीरियस चार्जेस। देखो एक बात समझना, मैं बार बार कहता हूं कि जो जज बैठा है ना, वो आपके लिए बैठा है। पुलिस वाले आपको फ्रेम करके डाल सकते हैं, ये बात जज जानता है, ठीक है। तो अब एक बात निकल के आती है यहां से कि जो बेल है ना, अगर आपने बहुत ही ज्यादा हीनियस क्राइम किया है तो भी आपको बेल से डिनाई नहीं किया जा सकता। बेल इज योर बेसिक राइट। और समझ में आ रही है? तो हुआ क्या, केस समझते पहले, सिंपल सा केस है कि एक पर्सन था जिसको 2015 में फरवरी में इंडिया नेपाल बॉर्डर पे पकड़ा गया, और उस आदमी के पास लगभग 23 लाख रुपीस के क्या थे, फर्जी नोट थे, फेक नोट थे। और उस आदमी को पकड़कर जेल में डाल दिया, और उस पर कौन सा केस लगा दिया, यूएपीए। और यूएपीए क्या होता है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। जो आपका यूएपीए है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन, 1967 में जो आया था, ये उस पर लगा दिया। अब एक बात समझना, यूएपीए हो गया, आपने एक एक्ट पढ़ा होगा, पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, है ना, जो आपका कब आया था, 2003 में आया था, ठीक है, 2 में आया था, 3 में एक्ट हुआ था। इनमें कमी क्या है कि आप उसको जस्ट इस बात पर उठा लेते हो कि उसने किया होगा या उसने किया है, लेकिन कोई प्रूफ नहीं है, कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है जिससे आप प्रूव कर सको कि उसने किया है। जैसे अरविंद केजरीवाल का केस मैं बार बार कहता रहता हूं, पीएमएलए के अंडर उनको उठा लिया, आम आदमी पार्टी के लोगों को आज तक ट्रेल नहीं मिला है, 2 साल हो गए। तो बार बार सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि गलत है, गलत है, गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर रहे हो तुम, किस दिन उसको हटा भी देगा, बात की बातें हैं। तो इस पर्सन को भी 2015 से लेकर अब तक 2025 आने को लगभग 10 साल हो जाएंगे, ये जेल में है। तो इसको आज तक बेल नहीं मिली है। और जब बेल नहीं मिली है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई बेल उसका क्या है, राइट है, तुम उसको बेल डिनाई नहीं कर सकते, चाहे उसने कितना भी सीरियस क्राइम क्यों ना किया हो। अगर वो गिल्टी प्रूव नहीं हुआ है तब तक वो बेल का हकदार है, और अगर उसने गिल्टी प्रूव हो चुका है, उसने कुछ भी किया है, तो उसको सजा भी होगी। ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे कानून की खासियत है। समझ में आ रही है? अब बात आती है कौन कौन सी बेल होती है, 2-4 बातें समझना। एक होती है रेगुलर बेल, एक होती है इंटरिम बेल, एक होती है एंटिसिपेटरी, एक होती है डिफॉल्ट। रेगुलर बेल वो होती है जो आपके सेक्शन 437, 439 जो होता है सीआरपीसी, उसके अंडर मिल जाती है। यानी कि आपने क्राइम किया, आपको वहां से पकड़ लिया गया, बाद में आपने अप्लाई किया, नॉर्मली अप्लाई करके आपको बेल मिल गई, ठीक है, ये हो गया नॉर्मल बेल।
एक आती है इंटरिम बेल। इंटरिम बेल ये होती है कि मैंने एंटीसिपेटरी बेल लगा रखी है, रेगुलर बेल लगा रखी है, लेकिन वो जब तक डिसीजन आएगा उससे पहले मैं इंटरिम बेल ले लेता हूं। जैसे इस बार बजट आना था, बजट आ रहा है कल 23 ऑफ जुलाई, लेकिन जो फरवरी में आया वो क्या था, इंटरिम बजट, कि मेन बजट आने से पहले बीच में इंटरिम बजट। तो मेन बेल मिलने से पहले बीच में इंटरिम बेल मिलना, जैसे केजरीवाल को मिलती रहती है, आपने देखा होगा न्यूज में, ठीक है। तो ये क्या होगी, इंटरिम बेल। फिर होती है एंटीसिपेटरी। एंटीसिपेटरी क्या होता है, मान लो मैंने क्राइम किया है या नहीं किया है और मेरे ऊपर केस हो गया है, तो मैं जेल नहीं जाना चाहता, तो मैं जेल नहीं जाना चाहता तो मेरे वकील के थ्रू मैं पहले से ही क्या ले लेता हूं, बेल ले लेता हूं। तो ये होती है एंटीसिपेटरी बेल, कि क्राइम किया लेकिन हाथ नहीं लगा, लेकिन बेल लेने की कोशिश कर रहा है, बेल मिल भी जाती है बहुत सारे केसेस में, तो उसको जेल नहीं जाना पड़ता, वहीं थाने से कार्रवाई करके छोड़ देते हैं। तो ये क्या होती है, एंटीसिपेटरी बेल। ये कौन से सेक्शन में है, 438 में है, ठीक है। और ये सिर्फ कौन दे सकता है, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट दे सकते हैं, बाकी कोर्ट नहीं दे सकते, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं दे सकते। डिफॉल्ट बेल क्या होती है, इसी को कहते हैं स्टैट्यूटरी बेल, यानी कि ये होती है राइट टू बेल। ये क्या होता है, जैसे मान लो कोई क्राइम किया गया और उसको अरेस्ट कर लिया और 90 डेज हो गया, आपको पता होगा 19 डेज का टाइम होता है चार्जशीट फाइल करने के लिए कोर्ट में, और 90 दिन तक कोई चार्जशीट फाइल नहीं हुई, तो कोर्ट की तरफ से उसको कौन सी बेल मिल जाएगी आपकी, तो डिफॉल्ट बेल मिल जाएगी। भाई 90 दिन हो गए, तुमने अरेस्ट कर रखा है, तुम कोई चार्ज उस पर प्रूव कर नहीं पा रहे हो, तो उसको बेल दो, वो उसका राइट है। बात समझ में आ रही है। लेकिन इस इंसान को तो 10 साल हो गए, इसको तो बेल ही नहीं मिली। ये बहुत सारे केसेस है, इन सबको देखने की जरूरत है। बहुत सारे ऐसे लोग आपने देखा होगा, हमारी जेलें जबरदस्ती भरी हुई हैं, 75% हमारी जेलों में जो लोग हैं वो अंडर ट्रायल हैं, कोई उन पर क्राइम फिक्स ही नहीं हुआ है कि उसने किया था कि नहीं किया था, लेकिन वो जेल में है, तो उनको बेल मिलनी चाहिए। इसके लिए सरकार को भी बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स उठाने चाहिए, ठीक है। वो सरकार की बात है, वो करे या करे ना करे तो उसकी मर्जी है, हम उसमें इस लेवल पर कुछ नहीं कह सकते। समझ में आ रही बात। उसके बाद चलते नेक्स्ट। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।